नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और आज हम पिछले हफ्ते की समसामयिक घटनाओं की चर्चा करने वाले हैं जो कि पिछले हफ्ते से संबंधित हैं। इसके लिए समय अवधि का चयन किया गया है, वो 9 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य जो अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाएं घटित हुई हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। ठीक है जी, उन्हीं की चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम नज़र डाल लेते हैं कि किन किन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज की हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो है आरबीआई की 2 महत्वपूर्ण पहल। ठीक है जी, इसमें आरबीआई ने एक रिटेल स्कीम और दूसरी जो योजना है वो आरबीआई की वन नेशन वन लोकपाल की योजना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले ओम्बड्समैन स्कीम 3 तरह की थी, उनको अभी हमने इकट्ठा कर दिया, एकीकृत कर दिया गया है। और पहली योजना में रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अभी रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है, ये आर्टिकल छोटा सा था, अर्थशास्त्र में मूल्य का विरोधाभास। हमें मूल्य का विरोधाभास समझना है, ये क्या होता है। ठीक है जी, आज के लिए 2 ही हमारे पास मुद्दे हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और अंत में हमेशा की तरह आपको अभ्यास के लिए कुछ एमसीक्यू प्रश्न होते हैं जो मिलते हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मुद्दा। तो ये आर्टिकल रेफरेंस है, जहाँ से हमने इस आर्टिकल को लिया है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं खबरों में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 योजनाओं की घोषणा की है, पहल की है इनके बारे में। तो क्या है इनके देख लेते हैं। पहली है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है जी, अब आपको ना पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि स्कीम किसके बारे में है। ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, सरकारी जो सुरक्षा निधि होती है, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियों को लिए योजना है। अब इन सरकारी प्रतिनिधियों को क्या अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं खरीद सकते थे। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गया, व्यक्तिगत जो होते हैं ना, इंडिविजुअल्स, एक जो कोई संस्थान नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, उनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो इन सरकारी प्रतिभूतियों में डायरेक्टली निवेश नहीं कर पाते थे, प्रत्यक्ष रूप से निवेश नहीं कर पाते थे। तो फिर निवेश करता कौन था इनमें। इन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो संस्थागत निवेशक होते हैं उनके द्वारा। अब संस्थागत निवेशक कौन होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, वित्तीय संस्थान हो गए, ये सभी लोग इन सरकारी प्रतिनिधियों में निवेश करते थे अभी तक। तो सर अप्रत्यक्ष हम कैसे करते थे, हम बैंक में पैसा डालते थे या इंश्योरेंस खरीदते थे या म्यूचुअल फंड खरीदते थे, वो पैसा ये लोग सरकारी प्रतिभूतियों में डाल देते थे। अभी क्या होगा, अभी हम लोग खरीद सकते हैं। अब व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल्स है ना, वो लोग अभी इन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं। देखिए, जब सरकार को लोन की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है, तो सरकार के पास तरीके होते हैं बहुत सारे कि वो क्या कर ले, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ले, मतलब नए करेंसी नोट प्रिंट कर ले, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लोन ले ले, बैंकों से ले ले। लेकिन सरकार के पास एक और तरीका होता है कि सरकार अपनी पब्लिक से या अपने यहाँ पे जो वित्तीय संस्थान उपलब्ध हैं, संस्था हैं, जो निवेशक संस्थाएं हैं, उनसे लोन ले ले। तो उसके लिए एक कागज के टुकड़े पे सिर्फ ये गारंटी लिख दी जाती है या लिख दिया जाता है कि सरकार आपको इतने साल बाद इतने रुपए वापस करने वाली है। जैसे कि सरकार ने 100 रुपए की एक कोई प्रतिभूति जारी की और उस पर लिख दिया कि इसको हम आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इस 100 रुपए का हम आपको कितना दे देंगे, 170 रुपए दे देंगे, 170 रुपीज दे देंगे। तो जिस पीस ऑफ पेपर पे लिखा होता है सरकार की गारंटी हो गई, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सरकारी प्रतिभूति। इसमें ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं, जैसे अभी आपने एक सुना होगा एसजीवी, सोवरेनियन गोल्ड बॉन्ड, है ना, एसजीवी ये गोल्ड बॉन्ड होता है। तो इनको हम सरकारी प्रतिभूतियां बोलते हैं, जहां सरकार क्या करती है, मार्केट में कुछ प्रतिभूति, कुछ गारंटी इशू करके लोन ले लेती है अपने लिए।
ठीक है जी। तो ये तो होती हैं सरकारी प्रतिभूति। अब इसमें बदलाव क्या आया है कि अब संस्थागत निवेशक ही नहीं, जो रिटेल निवेशक हैं, जो व्यक्तिगत निवेशक हैं, वो भी इन सरकारी प्रतिभूतियों को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ये बदलाव हुआ है, ठीक है जी। दूसरा है रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना। इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। दोनों योजनाओं को देश में निवेश का दायरा बढ़ाएंगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान और अधिक सुरक्षित बनाएंगी। अभी जो निवेशक हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में क्या और कुछ कहा गया है उसको भी हम जान लेते हैं। तो आइए समझते हैं हम रिटेल डायरेक्ट स्कीम को। क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य? खुदरा निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को क्या करना? प्रत्यक्ष रूप से सरकारी प्रतिभूति खरीदने की सुविधा प्रदान करना। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा? इस योजना को आरबीआई के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अब आपको खरीदना है तो क्या करना होगा? आरबीआई के पास एक अकाउंट ओपन करना होगा। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई भी आपसे पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे, ना ही इस अकाउंट के रखरखाव के लिए आपसे किसी तरह का शुल्क चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। किसके पास खोलना होगा? आरबीआई के पास खोलना होगा। और इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? यह उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। मतलब यहाँ पे आप केंद्र सरकार की प्रतिभूति भी खरीद सकते हो और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को भी खरीद सकते हो। यहाँ पे सभी तरह की प्रतिभूतियों को आप इस अकाउंट के द्वारा खरीद सकते हो। निवेशक आरबीआई के साथ अपने सरकारी प्रतिभूति खाते को आसानी से खोल और रखरखाव कर सकेंगे, जो कि निःशुल्क है। इस खाते में किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, आप इसको निःशुल्क ओपन करा सकते हैं। ठीक है जी। आइए और देख लेते हैं अब इस योजना में क्या क्या कवर होगा। यह योजना केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, राज्य विकास ऋण, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए एक पोर्टल एवेन्यू प्रदान करता है। यह योजना भारत को ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले चुनिंदा कुछ देशों की सूची में स्थान करता है। मतलब अभी इस तरह की जो देश होते हैं, ये बहुत सारे देशों में ये सुविधा नहीं होती। कुछ एक देश ही हैं जहां पे इस तरह की सुविधा दी गई है कि जो खुदरा निवेशक हैं वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकें। अब भारत भी उन देशों की सूची में आ चुका है। ठीक है जी। अब एसजीवी क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है। बॉन्ड क्या होते हैं? सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता है। ऐसे ही एसजीवी होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है? ये गोल्ड बॉन्ड है। मतलब आपको ना प्रत्यक्ष रूप, मतलब फिजिकल, भौतिक रूप से आपको गोल्ड नहीं खरीदना, आपको ये गोल्ड बॉन्ड खरीदने रहा है। आज मान के चल लेते हैं 4,500 रुपए पर ग्राम गोल्ड का रेट है। तो आज अगर आप एसजीवी खरीद रहे हो तो 4,500 रुपए सरकार के द्वारा आपसे ले लिए जाएंगे और उसके 1 ग्राम का उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा, उसको हम बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है जी। अब ये निवेश क्या है? सुरक्षित निवेश होता है, क्योंकि किसकी गारंटी है? सरकार की गारंटी है। तो पैसा डूबने की संभावना नहीं होती, ना के बराबर होती है। हालांकि इसमें जो मिलने वाला प्रतिफल जो होता है, रिटर्न जो होता है, वो जरूर कम होता है। अब लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो यहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी आपके कम होने वाले हैं। ये एक सिर्फ मुद्दा रहेगा, बाकी सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसका महत्व क्या है? अभी इस स्कीम के आने से क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा स्टांस या ऐसी चीज अभी क्यों की गई है? क्यों सरकार ये चाहती है? देखिए, सरकार को पैसे की जरूरत है। अभी संस्थागत निवेशक जो होते हैं ना, उनके पास लिमिटेशंस हैं। वो जितना डिपॉजिट, उनके पास जो एक्सेस मनी होता है वही वो सरकारी प्रतिभूतियों में डालते हैं। अभी सरकार को और ज्यादा फंड चाहिए, तो अब और ज्यादा फंड चाहिए तो क्या हुआ कि बोला कि आप एक काम करो, खुदरा निवेशकों को डायरेक्टली ये सुविधा दे दो, तो अभी निवेशक बढ़ जाएंगे। तो सरकार को मिलने वाला जो लोन है, सरकार को जो प्रतिभूतियां बेच के पैसा इकट्ठा करना होता है, वो अभी आसानी से कर पाएंगे। दूसरी जगह से करना अभी थोड़ा सा दिक्कत कर है। आइए देख लेते हैं एक बार। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बढ़ती महंगाई और आरबीआई पर दरों को उठाने का दबाव बढ़ा जा रहा है। हाँ, अभी दूसरी बात क्या चल रही है कि आरबीआई को लगातार बोला जा रहा है कि आप अपनी नीतिगत दरों को कम कीजिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह इनको बढ़ाने का दबाव चल रहा है, क्योंकि महंगाई अपने चरम पे है। अभी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को तरलता, मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना होगा।
तो अभी लेकिन आरबीआई तो उल्टा कर रही है, क्योंकि आरबीआई का बोलना है कि हम अभी विकास आधारित योजना पे काम कर रहे हैं, अभी विकास आधारित फैसले ले रहे हैं, जिससे कि ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अभी इकोनॉमी जो कोरोना के समय में नीचे चली गई थी, डिप्रेस हो गई थी, उसको हमें अभी ऊपर लेके आना है, इसलिए अभी हम महंगाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। और लेकिन महंगाई के लिए आरबीआई पे प्रेशर आ रहा है कि महंगाई को आपको नियंत्रित करना है। सरकारों ने अपना काम कर दिया। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम कर दिया है। लेकिन आरबीआई को भी क्या बोला जा रहा है कि आप अपनी पॉलिसी रेट को बढ़ा दीजिए। अब पॉलिसी रेट बढ़ेगा तो मार्केट में क्या, लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। सख्त मौद्रिक नीति से बॉन्ड की मांग कमजोर होने की संभावना है। अब क्या होगा, अगर आरबीआई इस तरह की कोई नीति आती है तो बॉन्ड मार्केट में क्या आ जाएगा, बॉन्ड मार्केट कमजोर हो जाएगा, बॉन्ड मार्केट में मांग कमजोर हो जाएगी, होने की संभावना है, जिससे सरकार के लिए अपने निकट रिकॉर्ड उधार कार्यक्रम को निष्पादित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अब जैसे ही क्या होगा, आरबीआई अगर पॉलिसी रेट को लिफ्ट कर देगी, बढ़ा देगी, तो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी और बॉन्ड में लोग निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक वगैरह के एफडी वगैरह या बाकी जो निवेश के साधन है वो थोड़े से अच्छे रिटर्न्स देने लगेंगे। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि आप दूसरे एवेन्यूज खोल दो, दूसरी चीजें खोल दो, जिससे कि सरकार के पास पैसा आ जाए। फिलीपींस की तरह एशिया के अन्य उभरते बाजारों राष्ट्र ने भी महामारी से लड़ने के लिए नागरिकों से धन जुटाने की मांग की है। और भी देश हैं वो यही बोल रहे हैं कि आप नागरिकों से धन जुटाइए। तो यहाँ भी आरबीआई, यहाँ भी सरकार क्या करना चाह रही है कि भाई आरबीआई ने अभी पॉलिसी रेट बढ़ाया, तो जो संस्थागत निवेशक है ना, वो हो सकता है बॉन्ड में निवेश ना करें, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश ना करें। इसलिए डायरेक्टली ये ऑप्शन किसको दे दो, ये विकल्प किसको दे दो, नागरिकों को दे दो, जिससे कि नागरिक ये प्रत्यक्ष रूप से इन प्रतिभूतियों को खरीद लेगा, सरकार के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, इसलिए इसको अभी पे अनाउंस किया गया है, इसका महत्व यही है। अब हम बात कर लेते हैं आज के दूसरे विषय की, जो कि है आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना। अब आप पहले समझ लीजिए कि ये लोकपाल योजना क्या होती है। देखिए, आप बैंक में आपका खाता होगा, बैंक में आप ट्रांजैक्शंस करते होंगे, लोन भी लिया होगा आपने, डिपॉजिट भी किया होगा। तो कई बार क्या होता है ना, आप बैंक जो कमिटमेंट करता है वो डिलीवर नहीं करता, या बैंक कुछ होते हैं जो कि आरबीआई की क्या बोलेंगे, आरबीआई की जो पॉलिसीज होती हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते कई बार, या ग्राहक को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दे पाते। तो आपको क्या होती है, परेशानी होती है, समस्या होती है। अब आप समस्या भी उन्हीं के पास लेके जाओगे, बैंक से समस्या हुई और समस्या लेके भी बैंक के पास जा रहे हो, तो ये थोड़ा तार्किक नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति से समस्या है उसी व्यक्ति से शिकायत करेंगे तो निवारण मिलने की जो हमें उम्मीद है ना, वो कम ही करनी चाहिए, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया था, लोकपाल योजना बनाई थी। बोला कि ये व्यक्ति ना क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो ग्राहकों को क्या बोला कि पहले तो आप अपनी समस्या लेके कहाँ पे जाइए, बैंक में जाइए, जहाँ पे आपको समस्या हुई है वहां जाइए। अगर वो समस्या का निवारण नहीं करते हैं, इसके लिए एक तय समय सीमा थी, यदि उस तय समय सीमा में आपकी शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है तो आप किसके पास चले जाइए, लोकपाल के पास चले जाइए। लोकपाल आपकी शिकायत का तुरंत और जल्द से जल्द निवारण करने के लिए बैंक को बोलेगा। निवारण तो बैंक को ही करना है, लेकिन लोकपाल उसके लिए आदेश दे सकता है, सूचना दे सकता है, कोई जानकारी दे सकता है कि किस प्रकार उसको समस्या का समाधान निकाला जाए। ठीक है जी, तो ये तो होता है लोकपाल योजना। अभी हुआ क्या है, अभी इसके पहले वर्तमान में अभी लोकपाल की संरचना क्या है, तो केंद्रीय बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र में वर्तमान 3 लोकपाल योजनाएं शामिल हैं। कितनी? 3। पहली कौन की है, बैंकिंग लोकपाल योजना, BOS 1995 में शुरू हुई थी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, इनको हम बोलते हैं NBFC के लिए लोकपाल योजना, OS NBFC 2018। और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। जैसे आप कोई पेमेंट करते हो ना, फोन पे, पेटीएम या UPI आपने किया और वो पेमेंट तो कट गया लेकिन पहुंचा नहीं, या उससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो जाती है, उसके लिए ये योजना थी। तो ये 3 योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही थी। अभी किया क्या है, सरकार ने इन तीनों योजनाओं को एकीकृत कर दिया। इसके साथ साथ और क्या होता था, इनके ना अपने रीजनल ऑफिसेस होते थे, मतलब कि क्षेत्रीय लोकपाल होता था।
तो हर क्षेत्र का एक अलग लोकपाल होता था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रपाल भेजते थे। तो कई बार ग्राहकों को यही पता नहीं होता था कि मेरा बैंकिंग लोकपाल कहाँ बैठता है, कहाँ पे इसका क्षेत्र लगता है, तो ये समस्या होती थी। तो दो तरह के, एक तो 3 योजनाओं को एक साथ एकत्रीकृत कर दिया, और जितने भी जो रीजनल ऑफिसेस होते थे, क्षेत्रीय कार्यालय होते थे, उनको भी अमलगमेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो बोला अभी 1 नेशन 1 लोकपाल। अभी किसी भी तरह की इन 3 क्षेत्र की समस्याओं को किसी भी जगह से हो भारत देश में, आप एक ही नंबर पे, एक ही ईमेल पे, एक ही एड्रेस पे, एक ही लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हो। इंटीग्रेट कर दिया, अब आपको सिंगल विंडो कर दिया, अब आपको 10 जगह नहीं जाना, अब आपको पता नहीं लगाना आपका लोकपाल कौन है। सिंगल नंबर रहेगा, सिंगल ईमेल रहेगा, सिंगल एड्रेस रहेगा, उस पे आप अपनी सारी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्था है ना, उनके लिए ये लोकपाल योजना है। इसके बाहर, दायरे के बाहर है, उनके लिए नहीं है। इस योजना को केंद्रीय विषय ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल, एक पते के साथ 1 नेशन 1 लोकपाल पर आधारित है। किस पे आधारित है? 1 नेशन 1 लोकपाल। एक ही ईमेल, एक ही फोन, एक ही एड्रेस पे, एक ही पोर्टल पे आपको शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो उन संस्थाओं के बारे में जो संस्थाएं आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया दक्षता बढ़ाने के लिए शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक प्रश्न को केंद्रीकृत करके सेवा में कमी से जुड़ी सभी शिकायतों को शामिल करते हुए योजनाओं को सरल बना दिया। अभी क्या बोला कि भैया इस पे हम कंप्लेंट भी ले लेंगे, और उसको कंप्लेंट की शुरुआत भी इसी पोर्टल से हम चालू करवा देंगे। तो अभी ये लोकपाल योजना और सरल हो जाएगी और सुसंगत हो जाएगी। आरबीआई ओएस क्षेत्राधिकार की सीमाओं के साथ साथ शिकायतकर्ता के लिए सीमित आधार को दूर करेगा। आरबीआई ग्राहकों को दस्तावेज जमा करने, दायर शिकायतों की ट्रैक स्थिति, फीडबैक देने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु प्रदान करेगा। मतलब वहीं पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं, वहीं पे कोई डॉक्यूमेंट लाना वो डाल सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, और कंप्लेंट रिजॉल्व होने के बाद उसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको एक ही पोर्टल पे मिलने वाली हैं। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारी आज की दूसरी खबर। ये हो गया था हमारा। अब हम आ जाते हैं मूल्य का विरोधाभास। अब मूल्य का विरोधाभास हमें समझना होगा। विरोधाभास क्या होता है? सर, विरोधाभास एक ऐसी चीज होती है जहां पे 2 सही बातें हैं, अपने अपने अगर उनको अलग अलग देखा जाए ना, तो वो दोनों बातें सही हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास बहुत सारा कैश है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए व्यक्तिगत लेवल पे। माइक्रो लेवल पे ये बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारा कैश है ना, अच्छी बात है आपके लिए। आपको जब जरूरत पड़ेगी आपके पास पैसा उपलब्ध होगा। आपको जितनी सुख सुविधाएं चाहिए वो सारी सुख सुविधाओं का आप फायदा या लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारा कैश अगर अपने पास जमा करके रखेंगे ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप कैश को होर्डिंग करके रखें, कैश की मतलब उसको रोक के रखेंगे, जमाखोरी करके रखेंगे कैश की, ये अर्थव्यवस्था के लिए मैक्रो लेवल पे अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर वो फंड बैंक में होगा या किसी फाइनेंशियल सिस्टम में होगा तो वो रोटेट होगा। रोटेट होता तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी चर्चा हम लेक्चर सीरीज में करते हैं। तो अभी समझने की बात क्या है कि आपके पास बहुत सारा कैश है, वो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी के लिए वो अच्छी बात नहीं है। आई बात समझ? तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आपस में इन दोनों में विरोधाभास होता है। तो इसी प्रकार कुछ मूल्य का विरोधाभास होता है। मूल्य का विरोधाभास समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मानना है कि किसी भी चीज की जो कीमत है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? उसकी यूटिलिटी पे। एक कॉन्सेप्ट भी था यहाँ पे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते जाएंगे, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो कम होती जाएगी। सक्सेसिव कंजम्पशन के साथ आपको मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि
गर्मी के दिन में कोई व्यक्ति बाहर से आता है, उसको आप एक गिलास पानी पिलाइए तो पहला गिलास ऑफ वाटर जब वो पिएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा पिलाओगे तो बोलेगा हाँ ठीक लगा, लेकिन पहले वाले से कम अच्छा लगा। तीसरा पिलाओगे तो बोलेगा कि अभी नहीं, बस हो गया। चौथा पिलाओगे तो हो सकता है उसको नेगेटिव भी उपयोगिता मिलने लगे, ऋणात्मक उपयोगिता मिल सकती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब किसी वस्तु का आप उपभोग करते जाते हो तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है कि जिस वस्तु की जितनी ज्यादा उपयोगिता वो उतना ज्यादा उसका भुगतान कर सकता है। अब गर्मी से कोई बाहर, गर्मी के दिनों में कोई बाहर से यदि व्यक्ति आता है, उसको यदि आप बोलोगे कि एक गिलास ऑफ वाटर के आप उससे 1000 रुपीज चार्ज करोगे, वो बोलेगा कि मुझे प्यास लगी, आप मुझसे दे दो, 1000 रुपये ले लो। उसको 2 गिलास पानी पिला दो, जब उसको तीसरे के लिए बोलोगे 1000 रुपये चाहिए, मना कर देगा। अब बोलेगा 10 रुपये, तो बोलेगा ठीक है आगे काम आएगा, मैं रख सकता हूं, लेकिन वो 1000 रुपये नहीं देगा तीसरे गिलास के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता कम हो गई। तो किसी वस्तु की उपयोगिता ही उस वस्तु का मूल्य निर्धारण करती है, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है जी, ये बात तो हमें समझ में आ गई। जितनी ज्यादा उपयोगिता उतना ज्यादा उसका मूल्य। लेकिन यहां पे एक विरोधाभास है, जैसे कि पानी और हीरा, ये 2 वस्तुएं हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके जीवन में किसकी उपयोगिता ज्यादा है? हीरे की? नहीं। किसकी है? पानी की। सर इस पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जीवित नहीं रह सकते यदि हमें पानी ना मिले। तो पानी की उपयोगिता सर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। लेकिन जब बात करते हैं हम हीरे की, तो क्या हीरे की उपयोगिता है? हाँ सर उपयोगिता तो है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो पानी की उपयोगिता ज्यादा है, हीरे की अपनी उपयोगिता है ना। हीरा जो है ना बटबाजी करने के लिए आ सकता है समझ में कि चलो ठीक है बटबाजी करनी तो हीरा वीरा ये सब सोना वोना पहन के लोग जाते हैं, लग्जरी लाइफ के लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन उपयोगिता सबसे ज्यादा किसकी है? पानी की। तो फिर सर उल्टा क्यों है? अभी आपने जो बोला कि जिसकी जितनी ज्यादा उपयोगिता उसका उतना ज्यादा मूल्य, लेकिन यहां तो उल्टा मिल रहा है सर, पानी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है और पानी का मूल्य हीरे के कंपैरिजन में बहुत कम है सर। 1 लीटर पानी 1 रुपए से 20 रुपए तक वैरी करता है, आपको मिल जाता है, या कई बार तो फ्री में मिल जाता है ना। कोई पानी का अगर प्राकृतिक सोर्स आपको मिल जाए तो आप वहां से फ्री में पानी ले सकते हैं, तो उसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं हो रही। ऐसा क्यों? जबकि हीरा जो है ना उसकी तो सर लागत, उसकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? इसी बात को हम बोलते हैं मूल्य का विरोधाभास। एक बात को यहां पे हम इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है आपूर्ति। तो सिर्फ मांग जो है ना किसी वस्तु की, उपयोगिता मतलब मांग को हम क्या बोल रहे हैं? उपयोगिता। उपयोगिता होगी तभी मांग होगी उसकी। तो सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग से नहीं होता, उसकी संबंधित आपूर्ति भी देखना होता है। अब हीरे की आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, इसलिए उसका मूल्य ज्यादा आता है। और पानी उपलब्धता भी ज्यादा है, उपयोगिता भी ज्यादा है, इसलिए उसका कीमत कम होता है। तो जो इसको हम हीरा पानी पैराडॉक्स या विरोधाभास बोलते हैं, या इसी को हम मूल्य का विरोधाभास बोलते हैं, जहां उपयोगिता ज्यादा होने के बावजूद कीमत कम है और उपयोगिता कम होने के बावजूद कीमत ज्यादा है। इसको क्या बोलते हैं हम? मूल्य का विरोधाभास। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। हीरा पानी विरोधाभास के रूप में भी जाना जाता है। मूल्य का विरोधाभास कुछ आवश्यक वस्तुओं और गैर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में देखे गए विशाल अंतर का वर्णन करता है कि भैया देखो पानी इतना उपयोगी है, कीमत यहां पे है, और हीरा जो कि अनुपयोगी है या जिसकी उपयोगी ज्यादा नहीं है उसकी कीमत यहां पे है। तो इस गैप को क्या बोल रहे हैं हम? मूल्य का विरोधाभास। ठीक है जी। नाउ हालांकि एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार एक अच्छे की कीमत सीधे उत्पाद की उपयोगिता के अनुपातिक होती है। एडम स्मिथ का हमेशा मानना है कि भैया किसी वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता पे आधारित होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें उसको आपूर्ति के साथ कोरिलेट करके देखना होगा, आपूर्ति के साथ उसका सहसंबंध बना के देखना होगा। लेकिन कई वस्तुओं और सेवाओं हैं कि मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। आया वस्तुओं को और सेवाओं की तुलना में एक बाजार अर्थव्यवस्था में एक बहुत कम कीमत है, इतनी आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए मानव अस्तित्व के लिए
आवश्यक पानी एक कीमत पर बेचता है, हीरे की कीमत का सिर्फ एक अंश है, जो एक लग्जरी आइटम है जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपको ये उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ भी वही बात लिखी हुई है, क्या था उसके बारे में, तो ये तो था मूल का विरोधाभास। अब हम बात कर लेते हैं जो अभ्यास के लिए प्रश्न आपको दिए जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत में सही लोकपाल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, आपको बताना है। वर्तमान में भारत में 3 लोकपाल योजनाएं चल रही हैं। वर्तमान लोकपाल योजना की क्षेत्राधिकार सीमाएं हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, और ना तो 1 और ना ही 2। दूसरा प्रश्न है, पानी और हीरे की कीमतें उनकी उपयोगिता को जायज नहीं ठहराती। फिर से क्या बोल रहे हैं कि पानी और हीरे की कीमतें उनकी उपयोगिता को जायज नहीं ठहराती, जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र सिद्धांत का विरोधाभास है। इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। बचत का विरोधाभास, मूल्य का विरोधाभास, बाजार संतुलन सिद्धांत, सीमांत उत्पाद को कम करने का कानून। आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इस हफ्ते की समसामयिक घटनाओं को लेके, जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। धन्यवाद।